हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ रहे थे और यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से कई बार बिहार बोर्ड के द्वारा समरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन एंड आंसर को पूछा जाता है। हम लोग इस चैप्टर में 1 से 10 पैराग्राफ तक पढ़ चुके थे। इस चैप्टर में कुल 24 पैराग्राफ है। तो आज हम लोग पैराग्राफ 11 से पैराग्राफ 24 तक कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलते हैं पैराग्राफ 11 की ओर। कह रहा है व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। दैट यानी कि वह, मॉडर्न यानी कि आधुनिक, और सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता। वह आधुनिक सभ्यता क्या है। गांधी जी बोल रहे हैं व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, वह आधुनिक सभ्यता क्या है। तो इसका जवाब भी गांधी जी यहाँ पर खुद ही दे रहे हैं। इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। यह जो वर्शिप है किसका, मटेरियल, यह वस्तुओं की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूटिनस। ब्रूट यानी कि दैत्य, राक्षस, राक्षस स्वभाव। तो इट इज द वर्शिप है जो पूजा है, ब्रूटिनस जो हमारे अंदर दैत्य स्वभाव का प्रकृति है उसका पूजा है। इट इज अनअडल्ट्रेटेड मैटेरियलिज्म। यह अनअडल्ट्रेट बिना मिलावट का शुद्ध भौतिकवाद है, वस्तुवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग। मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। इफ यदि इट डज नॉट थिंक, यह नहीं सोचता है, एट एवरी स्टेप, प्रत्येक कदम पर, ऑफ ट्रिम्फ किसके बारे में, विजय के बारे में, मटेरियल सिविलाइजेशन वस्तुओं के विजय के बारे में यह प्रत्येक कदम पर नहीं सोचता है, तो आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। इट इज परहैप्स अननेसेसरी। यह शायद परहैप्स अननेसेसरी अनावश्यक हो सकता है, इफ नॉट यूजलेस लेकिन बेकार नहीं हो सकता है। टू वे वजन करना, मेरिट्स गुणों को, ऑफ टू सिविलाइजेशन जो दो सभ्यता है उस दो सभ्यता के गुणों को वजन करना, तोलना करना बेकार नहीं हो सकता है, शायद अनावश्यक हो सकता है। इट इज लाइकली दैट, यह वैसा है कि द वेस्ट पश्चिम ने हैज इवॉल्व्ड विकसित किया है, सिविलाइजेशन सभ्यता को, सूटेड जो सूट करता है, इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग, क्लाइमेट जलवायु और वातावरण के अनुसार। कह रहे हैं इट इज लाइकली दैट, यह ऐसा है कि वेस्ट पश्चिम ने इवॉल्व किया है, विकसित किया है सभ्यता को, सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग जो उसके जलवायु के अनुसार और वातावरण के अनुसार सही है। एंड और सिमिलरली और इसी प्रकार वी हैव ए सिविलाइजेशन जो हमें सभ्यता है, सूटेड जो सूट करता है, आवर कंडीशन हमारी स्थिति के अनुसार, एंड बोथ आर गुड और दोनों ही अच्छे हैं, इन देयर रिस्पेक्टिव स्फीयर और अपने अपने क्षेत्रों में दोनों अच्छे हैं। तो यहाँ पैराग्राफ 12 में गांधी जी बात कर रहे हैं कि पश्चिम और इंडिया का जो सभ्यता है दोनों अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। द डिस्टिंग्विशिंग जो विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक विशेषता है, गुण है किसका, मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता का। आधुनिक सभ्यता का जो विशिष्ट गुण है, इज एन इनडिफिनिट अनिश्चित पैमाने पर, अनियंत्रित पैमाने पर, मल्टीप्लिसिटी वह उसको गुणज करना है, किसको गुणज करना है, ह्यूमन वांट्स जो मनुष्य की इच्छाएं हैं, मनुष्य की इच्छाओं को अनियंत्रित तौर पर बढ़ाना है, किसका, आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट गुण है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। एंशियंट सिविलाइजेशन जो प्राचीन सभ्यता है उस प्राचीन सभ्यता का जो कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन नियंत्रण करना है, पाबंदी लगाना है उस पर, एंड और स्ट्रिक्ट कठोरता के साथ रेगुलेटिंग नियंत्रण करना है, दिज वांट्स इन इच्छाओं पर कठोरता के साथ नियंत्रण करना है। यह किसका गुण है, प्राचीन सभ्यता का। और भारत की सभ्यता को प्राचीन सभ्यता कहा जाता है, अमेरिका, जापान की सभ्यता को वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहा जाता है, यूरोप की सभ्यता को। द मॉडर्न और वेस्टर्न जो आधुनिक है और पश्चिम है, इनसेटिब्लेनेस असंतुष्ट है, अतृप्त है, एराइजेज जो उत्पन्न होता है कहाँ से, रियली वास्तव में, वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर जो भविष्य में जीने का जो विश्वास है उसमें कमी के कारण उत्पन्न होता है। एंड देयरफॉर इसीलिए, ऑल्सो इन डिविनिटी और ईश्वरीय शक्ति, दैव शक्ति में असंतुष्टि के कारण भी उत्पन्न होता है, किसका, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, रेस्ट्रेंट जो नियंत्रण है प्राचीन
सभ्यता का या ईस्टर्न सिविलाइजेशन, पूर्वी सभ्यता, भारत की सभ्यता को ईस्टर्न और एंशिएंट सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अराइज जो उत्पन्न होता है फ्रॉम बिलीफ, विश्वास से, ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ, अपने आप में, एंड फ्यूचर स्टेट, भविष्य की अवस्था में, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर, डिवाइन पावर का अर्थ होता है दैव शक्ति। तो दैव शक्ति में विश्वास से और अपने आप में विश्वास से कौन उत्पन्न होता है? प्रारब्ध की सभ्यता, एंशिएंट सिविलाइजेशन। Some of the immediate and brilliant result of modern invention, some यानी कि कुछ, immediate यानी कि तुरंत, और brilliant यानी कि तीव्र, और result यानी कि परिणाम। तो कुछ जो तुरंत और तेज परिणाम है किसका? मॉडर्न इन्वेंशन, आधुनिक खोज का, और टू मैडनिंग, वह लोगों को पागल बना रहा है, टू रेसिस्ट, और विरोध करने से लोगों को पागल बना रहा है। कौन? मॉडर्न इन्वेंशन। बट लेकिन आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन मेरे पास संदेह करने का कोई ढंग नहीं है, मैनर नहीं है। द विक्ट्री ऑफ मैन, जो मनुष्य का जीत है, लाइज इन रेजिस्टेंस, दैट रेजिस्टेंस, उसको विरोध करने में है। किसको? आधुनिक सभ्यता के खोजों को विरोध करने में है। वी आर इन डेंजर, हम लोग खतरे में हैं। वाटरिंग अवे, और दूर हो रहे हैं। परमानेंट गुड, जो हमारा परमानेंट गुड है, जो हमेशा का अच्छाई है, फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर, उससे थोड़ा समय की खुशी के लिए अपने आप को गंवा रहे हैं। यानी कि हमेशा की खुशी को थोड़े समय की खुशी के लिए हम लोग गंवा रहे हैं। जस्ट इन द वेस्ट दे आर हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स, जस्ट जैसे कि इन द वेस्ट, पश्चिम ने, जैसे कि पश्चिम ने, दे हैव मेड, उन्होंने किया है, बनाया है, वंडरफुल डिस्कवरीज, आश्चर्यजनक खोजों का। किसका? थिंग्स मटेरियल, पश्चिम ने थिंग्स मटेरियल, वस्तुओं का आश्चर्यजनक खोज किया है। सिमिलरली, इसी प्रकार हिंदुज्म, देखिए यहाँ पर हिंदुज्म, भारत की सभ्यता को, हिंदुवादी सभ्यता को गांधी जी कहे हैं। हिंदुज्म हैज मेड, भारत ने किया है, बनाया है, मोर मार्वेलस, मार्वेलस यानी कि बहुत ही ज़्यादा शानदार, डिस्कवरीज ऑफ इन थिंग्स, इन ऑफ रिलीजन, थिंग्स ऑफ रिलीजन, तो धर्म का वस्तुओं के तौर पर आविष्कार किया है। कौन? हिंदुवादी ने। और ऑफ स्पिरिट, आत्मा का खोज किया है, और सोल का भी खोज किया है। कौन? भारतीय लोगों ने, भारत की सभ्यता ने, हिंदुवादी लोगों ने। जबकि पश्चिम ने वस्तुओं का खोज किया है और हम लोग आत्मा का खोज किए हैं। कितना अच्छा बात यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं। बट वी हैव नो आइज फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, तो कह रहा है बट लेकिन, वी हैव नो आइज, हमारी आंखें नहीं है, हमें आंखें देखने के लिए नहीं है। किसको? दिस ग्रेट, यह जो महान और फाइन अच्छा खोज है, उस खोजों को देखने के लिए हमें आंखें नहीं है, उस खोजों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है, और हम लोग जो पश्चिम का खोज हुआ है उसके पीछे दबे जा रहे हैं। वी आर इंडेंजर्ड, हम लोग दबे जा रहे हैं, बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, वस्तुओं के विकास से, दैट, जिसे वेस्टर्न साइंस, पश्चिम का विज्ञान ने बनाया है, उस पश्चिम के खोज के प्रति हम दबे जा रहे हैं। आई एम नॉट इनमोर्ड, मैं प्रभावित नहीं हूँ, ऑफ दैट प्रोग्रेस, उस खोज जो है पश्चिम का, उस खोज से मैं प्रभावित नहीं हूँ। ऐसा गांधी जी बात कर रहे हैं। इनफैक्ट, वास्तव में, इट ऑलमोस्ट सीम्स, ऑलमोस्ट लगभग, सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, एज गॉड, जैसे ईश्वर ने, इन हिज विजडम, अपनी बुद्धि से, हैज प्रिवेंटेड इंडिया, भारत की रक्षा किया है। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने बुद्धि से भारतीय लोगों को और भारत की सभ्यता का रक्षा किया है। बुद्धि के साथ प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स, उस लाइन से विकसित होने से भारतीयों को बचाया है। सो दैट, ताकि, इट माइट फुलफिल, यह पूरा कर सके, अ स्पेशल मिशन, स्पेशल मिशन का हो गया अर्थ विशेष कार्य को अपना पूरा कर सके, ऑफ रेजिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म, भौतिकवाद का, वस्तुवाद का विरोध करके वह ऑनरस, आगे बढ़ सके, और ऐसा ईश्वर ने अपनी बुद्धि से किया है। ऐसा गांधी जी इस चैप्टर में। आफ्टर ऑल, आखिरकार, आफ्टर ऑल का हिंदी होता है आखिरकार, देयर इज समथिंग, कुछ है, कहाँ? हिंदुज्म, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म, ऐसा गांधी जी बोल रहे हैं कि हिंदुवादी विचारधारा में, प्राचीन सभ्यता में ऐसा कुछ है, दैट, जिसे हैज केप्ट, रखा है, अलाइव, जीवित,
अप टिल नाउ, जिसे अभी तक जीवित रखा है। ऐसा हिंदूवादी विचारधारा में कुछ है। इट हैज विटनेस, यह विटनेस है, विटनेस यानी कि गवाह है। यह विटनेस है किसका? द फॉल ऑफ बेबीलोन, जो बेबीलोन सभ्यता थी उस बेबीलोन सभ्यता के पतन का गवाह है। कौन? भारत की सभ्यता। साथ ही साथ सीरियन, सीरिया की सभ्यता का, पर्सियन, पर्सिया की सभ्यता का, एंड इजिप्शियन, और इजिप्ट की जो सभ्यता है उन सारी सभ्यताओं के पतन का गवाह है। कौन? भारत की सभ्यता। ऐसा गांधी जी इस चैप्टर में बात कर रहे हैं और एक एक करके पहले इसके बारे में बताए भी थे। कास्ट अ लुक अराउंड यू, कास्ट अ लुक, कास्ट अ लुक का अर्थ होता है कास्ट अ लुक, तो कास्ट अ लुक का अर्थ होता है नजर डालना। अराउंड यू, अराउंड यू का मतलब हो गया अपने आसपास। कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने आसपास नजर डालो। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस, ग्रीस कहाँ है और रोम कहाँ है? गांधी जी का कहने का मतलब है कि ग्रीस और रोम का जो प्राचीन सभ्यता हुआ करती थी वह समय के साथ मॉडर्नाइज हो गया है, वह सभ्यता नहीं है। कैन यू फाइंड, क्या आप पाते हैं? टुडे, आज, एनीवेयर द इटली ऑफ गिब्बन, जो गिब्बन का इटली का जो गिब्बन सभ्यता हुआ करता था, क्या आज वह गिब्बन सभ्यता है? रेदर द एंशिएंट रोम, क्या वह एंशिएंट रोम का है? रोम वाज इटली, और रोम ही क्या था? इटली था। इस तरह से गांधी जी बात कर रहे हैं कि जितने भी अच्छी अच्छी दुनिया में सभ्यता थी, समय के साथ सभी सभ्यताओं का पतन हो चुका है, लेकिन भारत की सभ्यता किसी भी तरह से अपने अस्तित्व पर, अपने वजूद पर टिका हुआ है। और ऐसा इस चैप्टर में गांधी जी बात किए हैं, और ऐसा ईश्वर ने अपनी बुद्धि के बल पर भारतीय और भारतीय सभ्यताओं को बचाने का काम किया है। गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ, गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, वर्ल्ड फेमस, विश्व प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन, एटिक सभ्यता कहाँ है? कह रहे हैं कि गो टू ग्रीस, ग्रीस में क्या था? एटिक सभ्यता था, तो कह रहे हैं गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस, कहाँ है विश्व प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन, विश्व प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन कहाँ है? देन, उसके बाद कमिंग टू इंडिया, उसके बाद भारत आओ। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड, और उसके बाद जो इसका सबसे प्राचीन रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को जानो। देन लुक, और उसके बाद देखो। अराउंड यू, अपने आसपास। यू वुड बी कॉन्स्टेंट, आप विवश हो जाएंगे, टू से कहने के लिए, क्या विवश हो जाएंगे? यस, हाँ, आई सी द हियर एंशियंट इंडिया, हाँ मैं यहाँ प्राचीन भारत को देख रहा हूँ जो अभी भी जीवित है। कह रहे हैं कि ग्रीस का जो सबसे प्राचीन सभ्यता हुआ करता था वो सभ्यता नहीं है, लेकिन भारत के रिकॉर्ड को जानिए, प्राचीन रिकॉर्ड को जानिए, और कहने पर आप विवश हो जाएंगे कि हाँ आज भी हम प्राचीन भारत को गाँव में देख सकते हैं। ट्रू, देयर वेयर डंग हिप्स, ट्रू, यह सत्य है। देयर वेयर डंग हिप्स, डंग हिप्स का अर्थ होता है गोबर का ढेर, तो देयर, ट्रू, यह सत्य है। देयर वेयर डंग हिप्स, यहाँ यहाँ वहाँ गोबर की ढेर है। टू हियर एंड देयर, यहाँ सत्य है कि भारत में, भारत की गांव में यहाँ वहाँ गोबर का ढेर है। बट, लेकिन देयर आर रिच ट्रेजरर, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा रिच ट्रेजरर, खजाना, बरीड, जो दफन है, अंडर देम, लेकिन उस गोबर के ढेर के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। यह सत्य है कि यहाँ वहाँ गांव में गोबर का ढेर है, लेकिन उस गोबर के ढेर के नीचे एक बहुत ही धनी खजाना छिपा हुआ है, क्योंकि गोबर को हम लोग खेतों वगैरह में डाल करके फसलों को काफ़ी ज़्यादा उगा सकते हैं, और फसल जब अच्छी होंगी तो हमारी पेट भी अच्छी तरीक़ा से भर पाएगी। ऐसा गांधी जी का कहने का अर्थ है। एंड द रीजन, और इसका कारण क्या है? रीजन क्या है? वाई इट हैज सर्वाइव्ड, यह अभी तक क्यों सर्वाइव किया है, क्यों अभी तक जीवित रहा है? इज दैट द एंड विच हिंदुज्म, जिसका अंत में हिंदुज्म ने सेट बिफोर, जो अपना स्थापित किया है, वाज नॉट डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग विथ मटेरियल प्रोग्रेस, क्योंकि हिंदू लोगों ने भारत की सभ्यता में वस्तुओं के विकास को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, बट स्पिरिचुअल लाइन, क्योंकि हम लोग ज़्यादा आत्मा की ओर ध्यान दिए हैं, आत्मा का खोज किए हैं, हम लोग वस्तुओं की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए हैं। और यह सत्य है कि हम यदि अपनी आत्मा को जान पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे, तो जीवन के असली मकसद को पहचान लेंगे, और जब जीवन के असली मकसद को पहचान पाएंगे
तभी हमें जीने में मजा आएगी। नहीं तो अगर हम वस्तुओं के पीछे भागते रहेंगे तो कभी भी हमें वास्तविक खुशी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यह सत्य है कि इंसान की इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। और इसी चैप्टर में गांधी जी बात की हैं, अगर हम एक इच्छा को पूर्ति कर लें तो एक नई इच्छा पुनः जन्म ले लेती हैं, और उस इच्छाओं को पूर्ति के लिए हम लोग पूरी तरीके से बेचैन रहते हैं। आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, आवर कल्चर, हमारा संस्कृति, आवर स्वराज, हमारा स्वराज, डिपेंड नॉट, वह निर्भर नहीं है, अपॉन, किस पर, मल्टीप्लाइंग ऑफ आवर वांट्स, जो हमारी इच्छाएं हैं उस इच्छाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ाने पर हमारा सभ्यता, समाज और स्वराज निर्भर नहीं है। किस पर है? सेल्फ इंडल्जेंस, अपने आप में लिप्त रहने का है, अपनी आत्मा को तृप्त करने में है। बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स, बल्कि स्ट्रिक्टिंग, कठोरता के साथ, वांट्स जो इच्छाओं है उस पर डिनायल करने पर है, उसको नकारने पर है। पैराग्राफ 21 में गांधी जी बात कर रहे हैं, यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोप की सभ्यता इज नो डाउट, कोई शक नहीं है, यूरोप की सभ्यता कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, सूटेड, वह सूट करता है, फॉर यूरोपियंस, यूरोप की सभ्यता यूरोप के लोगों के लिए सूट करता है, बट लेकिन इट विल मीन, इसका मतलब होगा र्यून फॉर इंडिया, लेकिन भारत के लिए यह बर्बादी का सबब होगा यदि इफ वी इंडेवियर प्रयास करते हैं टू कॉपी इट, यदि हम यूरोप की सभ्यता का कॉपी करने का प्रयास करते हैं तो यह हमारे लिए बर्बादी का सबब होगा, क्योंकि यूरोप की सभ्यता यूरोप के लिए लोगों के लिए अच्छा है, वहाँ की सराउंडिंग्स के लिए अच्छा है, क्लाइमेट के लिए अच्छा है। दिस इज नॉट टू से दैट, ऐसा नहीं कह सकते हैं दैट की वी मे नॉट अडॉप्ट, हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते हैं, एसिमिलेट, सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, वाट एवर का अर्थ होता है जो कुछ भी, गुड, अच्छा है, एंड कैपेबल, और जो सक्षम है, एसिमिलेशन, ग्रहण करने जोग, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो उनमें अच्छा है, जो ग्रहण करने जोग है, जो यूरोप की सभ्यता में अच्छा है उसको हम लोग ग्रहण नहीं करें, यानी कि यूरोप की सभ्यता में जो अच्छा है उसे हम लोग बेशक ग्रहण करें, और जो ग्रहण करने जोग नहीं है उसको हम लोग तिरस्कार करें। एज डज नॉट ऑल्सो मीन, इसका यह भी मतलब नहीं है दैट इवन, यदि यूरोप के लोगों को यूरोपियन कहा गया है और इन भारत के लोगों को भारतीयन कह सकते हैं, विल नॉट हैव टू पार्ट, जुदा नहीं हो सकते हैं, विथ, किससे, वाट एवर, जो कुछ भी, इविल, बुराई, माइट हैव क्रेप्ट, जो शामिल हो चुका है, इन इट, यूरोप के लोग खुद नहीं जानते हैं और खुद उससे अलग नहीं हो सकते हैं जो उनमें बुराइयां आ चुकी है। इसलिए हम सबों को ज़्यादा पश्चिमी सभ्यता की ओर ध्यान नहीं देना होगा, लेकिन आज हम भारतीय बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यता को कॉपी कर रहे हैं, और जिसकी वजह से कई सारी परेशानियां भी उत्पन्न हो रही है। हमें अपनी आत्मा पर, अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, और कैसे हम अपनी आत्मा को तृप्त कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए, और अपनी इच्छाओं को नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसा हम नहीं, गांधी जी बात कर रहे हैं। इंसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स, मटेरियल कंफर्ट का मतलब हो गया मटेरियल वस्तुओं का कंफर्ट, सुख सुविधा, एंड और देयर मल्टीप्लिकेशन, और उसको बहुत तेजी से बढ़ाना, इट्स सच एन इविल, वह एक तरह से क्या है, बुराई है। द इंसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल, इंसेसेंट सर्च, लगातार जो खोज है किसका, वस्तुओं, भौतिक सुख सुविधाओं का, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, और उसको बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ाना, इट्स सच एन इविल, वह एक तरह से बुराई है। एंड और आई मेक बोल्ड टू से दैट, और मैं साहस के साथ कह सकता हूँ दैट कि द यूरोपियंस, यूरोप के लोग, देमसेल्फ, अपने आप से, विल हैव टू रिमॉडल, उनको अपने आप से क्या करना होगा, रीमॉडल करना होगा, उसको नए ढांचा को तैयार करना होगा। देयर आउटलुक यानी होता है बाहरी दिखावा। तो मैं साहस के साथ कह सकता हूँ, साहसपूर्वक कह सकता हूँ कि यूरोप के लोगों को अपने आउटलुक को रीमॉडल करना होगा। इफ, यदि, दे आर नॉट टू पेरिस अंडर द वे, यदि वो जो पेरिस, दब जाना, अंडर द वे, वो जो वजन है, कंफर्ट्स, वो जो आराम का वजन है, उस आराम के वजन के नीचे दब नहीं जाते हैं, टू विच, जिसका, दे आर बिकमिंग स्लेव्स, जिसका वे गुलाम हो रहे हैं। फिर भी उन लोगों को अपना जो आउटलुक है उस आउटलुक को रीमॉडल, नए सिरे से ढांचा तैयार करने की जरूरत है। इट
मे बी यह हो सकता है, माई रीडिंग इज रॉन्ग, ऐसा हो सकता है कि जो मेरा रीडिंग है, जो मेरा नॉलेज है वो गलत हो सकता है, बट लेकिन आई नो, मैं जानता हूँ दैट की, लेकिन मैं जानता हूँ कि फॉर इंडियंस, इंडिया भारत के लिए, रन आफ्टर भागना, द गोल्डन फ्लिस, अगर भारत के लोग हम सुनहरी चीज़ों के पीछे भागते हैं, टू कोट सर्टेन डेथ, यह तो हमारा सर्टेन डेथ, निश्चित मृत्यु का कारण होगा यदि हम सुनहरी चीज़ों के पीछे भागते हैं। और यूरोप के लोगों के बारे में गांधी जी बात करते हैं कि यूरोप के लोग जिस वस्तुओं को आविष्कार कर रहे हैं, यदि उसके वजन के नीचे नहीं दब रहे हैं, फिर भी उन्हें जो बाहरी आउटलुक है, उस आउटलुक का रिमॉडल करने की ज़रूरत है। लेट अस इनग्रैब आवर हर्ट, अब हम लोग अपने हर्ट को, दिल को इनग्रैब करते हैं, लगाते हैं किसके पीछे? मोटो। मोटो का मतलब होता है आदर्श वाक्य। किसके आदर्श वाक्य के पीछे? वेस्टर्न फिलोसफर, जो वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी, और फिलोसफर का अर्थ होता है दार्शनिक। तो वेस्टर्न फिलोसफर का अर्थ हो गया जो पश्चिमी के दार्शनिक है, उस पश्चिम के दार्शनिक के आदर्श वाक्य के पीछे हम अपने दिल को लगाते हैं। क्या उनका आदर्श वाक्य है? प्लेन लिविंग, साधारण जीवन, एंड हाई थिंकिंग, और उच्च सोच यानी कि उच्च विचार और निम्न जीवन स्तर, साधारण जीवन और उच्च विचार, इस आदर्श वाक्य के पीछे हम लोगों को अपने दिलों को लगाना होगा। वह किसका आदर्श वाक्य है? बहुत बार ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन निकल कर आता है, तो यह वेस्टर्न फिलोसफर का आदर्श वाक्य है। टुडे, आज, इट इज सर्टेन दैट, यह निश्चित है कि द मिलियंस, करोड़ों लोगों को, कैन नॉट हैव हाई लिविंग, आज यह सत्य है कि आज करोड़ों लोगों का हाई लिविंग, उच्च जीवन नहीं है, एंड वी द फ्यू, हम में से बहुत कम लोगों का उच्च जीवन है, हु प्रोफेस, जो खुलेआम दावा करते हैं, टू थिंकिंग, सोचने का, ऑफ मासेज, बहुत ज़्यादा लोगों में सोचने का वो काम करते हैं, रन द रिस्क, और यह खतरे के पीछे भागना है। अगर हम अपने आप जीवन को काफ़ी उच्च बना ले और हमारा सोच क्या हो, निम्न हो, तो यह हमारे लिए बुरा होगा। ऐसा होना चाहिए कि हमारा जीवन स्तर निम्न होना चाहिए, लेकिन सोच हमेशा उच्च रखनी चाहिए। इन अ वेन सर्च, व्यर्थ में खोजते हैं, आफ्टर हाई लिविंग, अगर हम उच्च जीवन को खोज रहे हैं तो हमारे लिए इन वेन व्यर्थ है, ऑफ मिसिंग द हाई थिंकिंग, और यदि हम जीवन को उच्च बना लिए तो ऐसा हो सकता है कि मिसिंग करेंगे किसको? हाई थिंकिंग, उच्च सोच को। तो उच्च सोच को हमें विकसित करना होगा और जीवन स्तर को निम्न बनाना होगा, ऐसा गांधी जी का कहना है। यहाँ पे थोड़ा सा सभ्यता के बारे में फिर गांधी जी बात की है, तो कह रहे हैं सिविलाइजेशन, जो सभ्यता है, इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, रियल सेंस ऑफ टर्म, वास्तविक स्थिति में, कंसिस्ट करने पर है, इन नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन, वह इच्छाओं को बढ़ाने पर नहीं है, मल्टीप्लीकेशन करने पर नहीं है, बट इन द डिलिब्रेट, उसको नियंत्रण करने में है, वॉलेंट्री, अपने आप से नियंत्रण करने में है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, जो मनुष्य की इच्छाएं हैं उस इच्छाओं को नियंत्रण करने में है, दिस एलोन, और यह अकेले, इंक्रीज, बढ़ा सकता है, प्रोमोट्स, बढ़ावा दे सकता है, कंटेंटमेंट, संतुष्टि को, रियल हैप्पीनेस, वास्तविक खुशी को, एंड कैपेसिटी ऑफ सर्विस, कैपेसिटी का अर्थ होता है क्षमता और सर्विस का अर्थ हो गया सेवा, तो यह सेवा करने की क्षमता को बढ़ाता है, वास्तविक खुशी को देता है, संतुष्टि को देता है। कौन? यदि हम अपनी इच्छाओं को नहीं बढ़ाते हैं और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करते हैं। तो देखते होंगे कि हमारे जो प्राचीन समय के ऋषि महर्षि होते थे, पहाड़ों पर बैठ करके अपनी आत्मा को खोज करते थे और काफ़ी संतुष्टि के साथ रहते थे। लेकिन आज जितनी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, विकास हो रहा है, उतना ही आदमी बेचैन हो गया है। अगर आज पूछा जाए कि आपका जीवन कैसा है, तो सबके मुख से यही निकलता है, अरे यार मैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। तो ये परेशानी आ रही है कहाँ से? ये सोचने वाली बात है। इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग समरी, इसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा, जो क्वेश्चन आंसर होगा, सारी चीज़ों का वीडियो हम लोग तैयार करेंगे एक एक करके, और यहाँ पर आप लोग को मिलता जाएगा, ताकि एक भी एग्जाम में आपसे छूट नहीं पाए क्वेश्चन। करें सर्टेन डिग्री का अर्थ हो गया निश्चित सीमा तक, सर्टेन डिग्री, निश्चित सीमा तक, और फिजिकल हार्मोनी, फिजिकल यानी भौतिक, और हार्मोनी यानी कि सुख सुविधा, एक निश्चित सीमा तक जो भौतिक सुख सुविधा का है, एंड कंफर्ट, आराम का है, इज नेसेसरी, आवश्यक है। एक निश्चित बिंदु तक भौतिक सुख सुविधा और आराम क्या है? आवश्यक है।
बट लेकिन इवन अ सर्टेन लेवल, लेकिन निश्चित लेवल के बाद, निश्चित स्तर के बाद इट बिकम्स बन जाता है हाइंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। इंस्टेड ऑफ इडियम एंड फ्रेज है जिसका अर्थ होता है कि बदले में। तो यदि निश्चित लेवल के ऊपर जाएंगे तो यह हेल्प करने के बजाय, मदद पहुंचाने के बजाय हमारे लिए क्या बन जाएगा, हिंड्रेंस, बाधा बन जाएगा। देयरफॉर, इसलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग, जो क्रिएटिंग करने का, जो रचना करने का जो आदर्श है, एंड अनलिमिटेड, अनियंत्रित संख्या में, ऑफ नंबर, अनियंत्रित संख्या में, वांट्स, जो इच्छाएं का है, सेटिस्फाइंग, संतुष्टि करने का है, देम सीम, ऐसा प्रतीत होता है, टू बी अ डिल्यूजन, क्या है, डिल्यूजन है, भ्रम है, एंड अस्नेयर, और बाधा है। यदि हम अपनी इच्छाओं को अनियंत्रित तौर पर बढ़ा रहे हैं और उसको पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा लगता है, सीम का अर्थ होता है प्रतीत होना, यह ऐसा प्रतीत होता है कि यह क्या है, डिल्यूजन है, एक भ्रम है, एंड स्नेयर, फंदा है। स्नेयर शब्द पहले भी आ चुका है। सेटिस्फैक्शन ऑफ वन फिजिकल नीड्स, फिजिकल नीड्स का अर्थ हो गया भौतिक आवश्यकताओं का जो सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है। इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स, वो इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी का जो आवश्यकता है, वन नैरो सेल। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ फिजिकल नीड्स, जो भौतिक वस्तुओं की जो संतुष्टि है, द इंटेलेक्चुअल नीड्स, और जो बुद्धिजीवियों का आवश्यकता है, वंस नैरो सेल, उन इच्छाओं को नैरो करने में है, कम करने में है। मस्ट मीट एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ डेड, और जो अवश्य अंतिम पैमाने पर, अंतिम बिंदु पर, मृत्यु के स्टॉप पर रुक जाएगा। बिफोर इट डिजेनरेट्स, इसको कम करने से पहले, इनटू फिजिकल, भौतिक, एंड इंटेलेक्चुअल, भौतिक और बौद्धिक, वोल्यूटिनियसनेस, ए मैन, एक मनुष्य, मस्ट अरेंज, व्यवस्थित करना चाहिए, हिज फिजिकल, उसकी भौतिक, एंड कल्चरल, सांस्कृतिक परिस्थितियों को, सो दैट, ताकि, वे डू नॉट हैंडर, उनके लिए बाधा नहीं हो, एंड हिज सर्विस, और उसकी जो सेवा है, ह्यूमैनिटी, मानव को लेकर के, विच, जिसका, ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसर्न, और अपनी सारी ऊर्जा को, मनुष्य की इच्छाओं को, मनुष्य के सेवा में लगा सके, न कि अपना वस्तुओं का, भौतिक सुख सुविधा के पीछे लगाए। तो कुल मिलाकर के यह ऐसे था और काफ़ी अच्छा यह चैप्टर था। इस चैप्टर में गांधी जी दो सभ्यता, भारत की सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दोनों का तुलना किए, और दोनों का तुलना करके भारत की सभ्यता को बहुत अच्छा बताए हैं, और यहाँ के लोगों से कहे हैं कि हम सभी को चाहिए कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता की ओर चिपक जाएं। जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ की छाती के साथ चिपक जाता है, उसी तरह हम सबों को भी अपनी पुरानी सभ्यता की ओर चिपक जाना चाहिए। ईस्टर्न सिविलाइजेशन भारत की सभ्यता को कहा जाता है, हिंदुइज्म इसमें भारत की सभ्यता को कहा गया है, एंशिएंट भारत सिविलाइजेशन भारत की सभ्यता को कहा गया है, मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता को कहा गया है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन दोनों एक ही है। तो कुल मिलाकर के आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका हम लोग समरी और ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करके आप लोग के लिए दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चैप्टर कंप्लीट समझ आया होगा, और इसमें क्या आप लोग सुधार चाहते हैं बिल्कुल हमें कमेंट कर बताएं, क्योंकि इस तरह का मेरा पहला वीडियो है जो रिकॉर्ड करके हम बना रहे हैं। जहाँ भी आप लोगों को चीज़ें दिक्कत हुई होंगी और बेशक कमेंट कर हमें बताएं। धन्यवाद।